नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से व्याकरण भाग का 12वां पाठ और हमारे पाठ का नाम है संधि प्रकरणम। संधि प्रकरणम व्याकरण में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है संस्कृत में या हिंदी हो, ये जो भी भाषाएं हैं इनमें संधि इसीलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमें कई बार दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना पड़ता है, इसे ही हम संधि प्रकरणम कहते हैं। लेकिन जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तो कई बार उनकी जो मात्राएं होती है पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के शुरुआत में वे मिलते हैं, उनके मिलने से कुछ बदलाव आते हैं। तो वे बदलाव क्या होते हैं वे जानने के लिए हमें संधि प्रकरणम यह पाठ जो है पढ़ना है। तो आज हम इस सेशन के अंदर संधि किस प्रकार की जाती है, संधि क्या होती है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम इस पाठ में करेंगे। और ये सब आप जान पा रहे हो आस विद्यालय के द्वारा। आस विद्यालय दैट इज एनी टाइम एनीवेयर स्कूल। बढ़ते हैं आज के हमारे पहले स्लाइड की तरफ। स्वर संधि सबसे पहले हम जो कर रहे हैं, संधि जो प्रकार की होती है, जितने प्रकार की होती है उसमें से पहला जो है हमारा है स्वर संधि। स्वर अर्थात वोवेल्स, जैसे हम वोवेल्स इंग्लिश में कहते हैं A, E, I, O, U, उसी प्रकार हिंदी, मराठी या फिर संस्कृत जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भी स्वर होते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, इस तरह से। तो ये हमारे जो वोवेल्स है ये जब मिलते हैं, स्वर जब मिलते हैं तो उनसे क्या संधि बनती है। निकटतम दो वर्णों के संयोग से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। निकटतम, ये आपको इस जो छठी कक्षा में आप ये स्वर संधि कर रहे हैं ये हमें 7वीं और 8वीं में सभी में रहने वाला है सेम। तो ये हमारा एकदम बेसिक है चैप्टर, संधि किस तरह से की जाती है। तो जब निकटतम दो वर्णों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब निकटतम दो वर्ण यानी पास पास के, यानी यदि दो शब्द है तो पहले वाले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो जब ये मिलते हैं तो उनके संयोग से, संयोग अर्थात मिलना, उसके होने वाले विकार को, विकार अर्थात बदलाव, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद है, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। जैसे कि इसमें टॉपिक में यहाँ पर ऊपर ही हमने स्वर संधि दिया हुआ है, तो इस पाठ में हम ज्यादा करके स्वर व्यंजन पर विचार विमर्श करेंगे। इस पाठ में स्वर संधि पर ही विचार किया जाएगा। स्वर संधि की परिभाषा। अब स्वर संधि की परिभाषा क्या है, मतलब उसका अर्थ क्या है। दो समीपवर्ती स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती स्वरों को अर्थात मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। जैसे अब अगर हम ले रहे हैं अ हमारा पहला स्वर है और यदि दूसरा भी हमारा स्वर हमें अ ही मिल रहा है तो ये तो एक ही स्वर हो गया, लेकिन अ के बाद आता है आ, तो अ के साथ यदि आ मिल जाए तो वो निकट वाले हो गए हैं, और अ के साथ ए मिले तो थोड़ा दूर हो गया ना। तो दो समीपवर्ती स्वरों के, दो एकदम पास में होने वाले स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर विद्या प्लस आलयः, विद्यालयः, जैसे विद्या प्लस आलयः। अब गौर कीजिए, यहाँ पे पहला शब्द है विद्या, यहाँ पर हमारा स्वर आता है आ। दूसरा शब्द है आलयः, इसमें हमारा पहला वर्ण है आ। तो विद्या में अंत में आता है आ और आलयः में शुरुआत में आता है आ, तो दोनों ही आ है। लेकिन जब दोनों ही आ होते हैं तो हम उसे एक ही आ में परिवर्तित करेंगे। हम विद्या आलय नहीं कहेंगे, हम विद्यालय कहेंगे, यानी एक ही बार आ आता है। यहाँ पर विद्या के अंतिम वर्ण आ तथा आलयः के प्रथम वर्ण आ के मेल से विद्यालयः का आ बना है, तथा दो आ वर्णों के स्थान पर केवल एक ही आ वर्ण
रह गया है, अतः यहाँ पर स्वर संधि है, इसे हम स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर संधि के हम भेद पढ़ते हैं। सबसे पहला है, स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। अब इनमें से हम देखते हैं, सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ अर्थात बड़ा, तो ऐसी संधि जो बड़े में परिवर्तित हो। जहां 2 ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से एक सवर्ण दीर्घ स्वर होता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जहां 2 ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से, ह्रस्व यानी जो छोटी मात्राएं होती है, मतलब पहली मात्रा जो होती है, और दीर्घ यानी जो दूसरी मात्रा होती है। जैसे अ हमारा ह्रस्व में आ गया, वही आ हमारा दीर्घ में आ गया। वैसे ही छोटी ई और बड़ी ई है, तो छोटी ई हमारा ह्रस्व में आ गया है और बड़ी ई हमारा दीर्घ में आ गया है। तो जहां 2 ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से, चाहे ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, जब दोनों मिलते हैं तो एक सुवर्ण दीर्घ स्वर बनता है। उसमें एक ही दीर्घ स्वर बनेगा और उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण पे अभी हमने किया, विद्या प्लस आलयः विद्यालयः, दोनों भी यहाँ पर दीर्घ संधि है। पहली विद्या में जो अंत में आ रहा है वह भी दीर्घ संधि है, और आलयः में भी आ जो है दीर्घ संधि है। लेकिन जब दोनों ही मिलते हैं तो बनती हमारी केवल एक ही दीर्घ संधि है। अब दीर्घ संधि के भेद हम कर रहे हैं। 2 ह्रस्व आकार अकार, अकार यानी जिनके अंत में और शुरुआत में अवर्ण आता है। 2 ह्रस्व अकार के मिलने से एक दीर्घ आ हो जाता है। 2 ह्रस्व अकार यानी 2 शब्द है, पहले के अंत में और दूसरे के शुरुआत में यदि अवर्ण है, पहले के अंत में और दूसरे के शुरुआत में यदि अवर्ण है तो वह आ में परिवर्तित, दीर्घ संधि आ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण, जैसे यहाँ पे दिया है अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। उदाहरण हम करेंगे, च प्लस अपि इज इक्वल टू चापी। वैसे ही च प्लस अस्ति, देखो च पर भी अ का स्वर आता है और अपि में तो अ है ही, तो दोनों ही ह्रस्व स्वर है। जब दोनों मिल जाते हैं तो बन जाएगा दीर्घ स्वर आ। तो च के साथ आ की मात्रा लग जाएगी और पी वैसा का वैसा ही है, चापी। उसी प्रकार च प्लस अस्ति चास्ति, न प्लस अस्ति नास्ति। अगला है अ तथा आ के मिलने से दीर्घ आ हो जाता है। अ तथा आ के मिलने से दीर्घ आ हो जाता है, यानी अ तो ह्रस्व स्वर है और आ दीर्घ स्वर है। जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ आता है और दूसरे शब्द के पहला वर्ण आ आता है, तो भी बनना हमारा दीर्घ संधि ही है, आ में ही परिवर्तित होगा। जैसे उदाहरण में यहाँ पे अ प्लस आ गिव्स यू आ। तो उदाहरण है देव प्लस आलयः। अब यहाँ देखिए देव, इसमें जो अंतिम, इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह अ स्वर में होता है और आलयः का सबसे पहला जो वर्ण है आ है। तो अ और आ जब मिलते हैं तो उनकी संधि होती है आ, तो देवालयः। ठीक है, उसी प्रकार पुस्तक प्लस आलयः पुस्तकालयः। अब अगला, आ तथा अ के मिलने से दीर्घ आ हो जाता है। आ तथा अ, सबसे पहला हमने किया अ तथा आ हो जाएगा। दूसरा हमने किया अ तथा आ, यह भी आ में परिवर्तित होगा। अब है आ तथा अ, ये अब पहले दीर्घ स्वर आ गया है और बाद में ह्रस्व स्वर आ गया है, तो भी बनना हमारा दीर्घ स्वर ही है। आ तथा अ के मिलने से दीर्घ हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। जैसे आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। तो उदाहरण दिया है अभी, तथा प्लस अपि। अब पहला जो हमारा शब्द है तथा, तथा में थ वर्ण पर आ का स्वर लग रहा है, और दूसरा जो हमारा शब्द है अपि, इसमें पहले ही हमारा अ वर्ण है। जब दोनों मिल जाते हैं आ प्लस अ, तो हो जाता है हमारा आ, तो ये हो गया तथापि। उसी प्रकार तदा प्लस अपि इज इक्वल टू तदापि। अगला घ जो है चौथा, आ तथा आ, अब दोनों ही दीर्घ स्वर है। आ तथा आ के मिलने पर उनके स्थान पर
एक दीर्घ आ हो जाता है। यदि दोनों भी दीर्घ स्वर हो तो भी वह आ में परिवर्तित, एक ही दीर्घ स्वर में परिवर्तित होगा। दैट इज आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो उदाहरण जो है दया प्लस आनंद इज इक्वल टू दयानंद। जैसे दया में या य पर आ स्वर आता है तो आ वर्ण में अंत हो रहा है, और दूसरा आनंद आ स्वर से शुरू हो रहा है, तो या और आ दोनों मिलेंगे तो दया नंद। उसी प्रकार महा प्लस आशय महाशय। अगला पांचवा जो है, अब ई, छोटी ई और दूसरी छोटी ई, दोनों भी जब छोटी ई मिलते हैं, ह्रस्व स्वर मिलते हैं, तो उनके जगह पर एक दीर्घ ई बन जाएगी। जैसे छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। उदाहरण में गिरी प्लस इंद्र इज इक्वल टू गिरिंद्र। तो गिरी पर र पर आप छोटी की मात्रा देखेंगे और इंद्र में ई भी छोटी ई है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पर जो छोटी ई है वह बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे गिरिंद्र, तो र पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, गिरिंद्र। उसी प्रकार रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। अब सेम जैसे हमने अ आ में लिए थे वैसे ही इसमें भी है। छोटी ई तथा बड़ी ई यानी दीर्घ ई यदि हम लेंगे तो दोनों के मिलाप से दीर्घ ई बन जाएगी। छोटी ई प्लस दीर्घ ई इज इक्वल टू, दैट इज ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई इज इक्वल टू दीर्घ ई। उदाहरण जो है कपि प्लस ईशः। कपि में देखिए आप छोटी ई की मात्रा है प पर और ईशः बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई जब दोनों ही मिलते हैं तो परिवर्तित हो जाती है दीर्घ ई में। तो कपिशः, ये मैं अभी थोड़ा सा ऊपर चले जाती हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये है कपिशः, क प पर बड़ी की मात्रा आ गई और शह। उसी प्रकार है हरि प्लस ईश इज इक्वल टू हरिशः। अगला है, अब दीर्घ ई तथा ह्रस्व ई यानी बड़ी ई और छोटी ई के मिलने पर, अब चाहे बड़ी छोटी से मिले या छोटी बड़ी से मिले, बनना उनको दीर्घ में ही है, बड़ी में ही है। तो ई तथा ई के मिलने पर उनके स्थान पर एक दीर्घ ई हो जाती है। देखिए बड़ी ई तथा छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। उदाहरण मही प्लस इंद्र। अब मही पर ह पर बड़ी ई की मात्रा है और ई यहाँ पर छोटी है, तो महेंद्र ह। ठीक है। उसी प्रकार महती प्लस इच्छा इज इक्वल टू महतीच्छा। अब अगला जो है दीर्घ ई तथा दीर्घ ई के मिलने पर उनके स्थान पर एक दीर्घ ई हो जाती है। जब दो दीर्घ ई मिलते हैं तो उनके स्थान पर एक दीर्घ ई आ जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार है जिस तरह से हमने अ और आ का किया था। उदाहरण श्री प्लस ईश। अब श्री में भी दीर्घ ई है और ईश भी ई दीर्घ ई है, तो श्रीशः, तो एक ही दीर्घ ई आ जाएगा और बाकी सब सेम श्रीशः। उसी प्रकार लक्ष्मी प्लस ईश्वरः लक्ष्मीश्वरः। यहाँ पर उ तथा उ, अब देखिए वापस से वही चीज आ गई, दोनों ह्रस्व उ है यानी छोटे उ की मात्रा है, तो उन दोनों जब दो छोटे उ मिल जाएंगे तो उनके स्थान पर एक दीर्घ उ हो जाता है। तो उदाहरण यहाँ पे दिया है भानु प्लस उदय। भानु में न छोटे उ की मात्रा है और उदय में उ छोटा है, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे नु और उ तो बड़ा उ में परिवर्तित हो जाएगा भानुदय। उसी प्रकार इंदु प्लस उदय इंदुदय। अब एक ह्रस्व उ तथा दीर्घ उ के मिलने पर उनके स्थान पर भी एक दीर्घ उ हो जाता है। ह्रस्व उ तथा दीर्घ उ, वो दोनों के मिलने पर भी उनके स्थान पर एक दीर्घ उ हो जाता है। जैसे उ प्लस उ इज इक्वल टू दीर्घ उ। उदाहरण में दिया है सिंधु प्लस उर्मी इज इक्वल टू सिंधुर्मीह। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं भी समझ में आए, एक बार पढ़ने पर नहीं भी समझ में आए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप वीडियो कॉलिंग करके भी आपके टीचर से अर्थात मुझसे आप बात कर सकते हैं या नोट लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। यही खासियत है हमारी आस विद्यालय के। तो लघु प्लस उर्मीह लघुर्मीह, देखिए घ पर छोटा उ है ह्रस्व उ और उर्मीह में बड़ा उ दीर्घ उ है, लेकिन दोनों परिवर्तित हो जाएंगे
दीर्घ ऊ में। अब ट है ऊ तथा ऊ, यानी दीर्घ ऊ तथा छोटा ऊ। अब दीर्घ ऊ छोटे ऊ से मिले या छोटा ऊ दीर्घ ऊ से मिले, बनना उसे दीर्घ ऊ ही है। तो देखिए वधु प्लस उत्सव, यहाँ पर ध पर बड़े ऊ की मात्रा है और उत्सव का ऊ छोटा है, लेकिन जब मिल जाएंगे तो बनेगा दीर्घ, वधुत्सव। उसी प्रकार वधु प्लस उक्तिः वधुक्तिः। ठ अगला जो है हमारा ऊ तथा ऊ, यानी दोनों दीर्घ ऊ जब मिलेंगे तो उनके स्थान पर एक दीर्घ ऊ हो जाएगा। उदाहरण में भू प्लस ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम, तो भूर्ध्वम। उसी प्रकार वधु प्लस उरूह, वधुरूह। अब री तथा री के मिलने पर उनके स्थान पर एक दीर्घ रू हो जाता है। री तथा री इज इक्वल टू रू। उदाहरण पितृ और ऋणम, पितृणम। बिल्कुल उसी तरह मातृ प्लस ऋणम, मातृणम। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने क्या सीखा? आज हमने संधि प्रकरण में 3 प्रकार की जो संधियां होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और 3 जो प्रकार की संधियां होती है, उनमें से पहली जो स्वर संधि है हमने आज पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी हासिल की है। आस विद्यालय के थ्रू आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आपके लेसन्स समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं फिर मिलूंगी अगले सेशन में इसी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।